इस लेक्चर में यूपीएससी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये है क्या और कौन कौन से एग्ज़ाम हमारे इंडिया में कंडक्ट कराता है। और जो मेन हमारा इसमें मकसद है, ये जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कराता है, जो आईएएस आईपीएस के लिए होता है, उसकी तैयारी बेसिक लेवल से कैसे करें और कितने इसमें एग्ज़ाम होते हैं, कितने फेस में होते हैं, वो सब डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं यूपीएससी क्या है। यूपीएससी एक कमीशन है, आयोग। इसकी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका हिंदी में जो अनुवाद है वो है संघ लोक सेवा आयोग। ये कंडक्ट कराता है हमारे इंडिया में एग्ज़ाम, जो ए ग्रुप लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। हमारे इंडिया में जो भी सेवाएं हैं, सर्विस हैं, पोस्ट हैं, उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ए बी सी डी। जो ये यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ये ए ग्रुप के ऑफिसर के लिए कंडक्ट कराता है। और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो बी ग्रुप की भी हैं, वो गजेटेड पोस्ट हैं। गजेटेड पोस्ट के बारे में आप जानते होंगे, इनके पास कुछ अथॉरिटी होती है और गजेटी ऑफ इंडिया में इनका नाम अनाउंस किया जाता है इन पोस्ट का, और वो हो जाती है गजेटेड पोस्ट। इनके पास ऐसी अथॉरिटी होती है, जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने हो तो वो गजेटेड ऑफिसर कर सकता है। मेन मकसद हमारा इसमें यूपीएससी के बारे में जानना है। 2 तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी, एक तो टेक्निकल और एक आपका नॉन टेक्निकल। टेक्निकल एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जैसे आपका इंजीनियरिंग सर्विस का, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम कराती है, जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का कराती है, ये एग्ज़ाम कराती है। और डिफेंस के एग्ज़ाम भी कराती है, जैसे आपके सीएपीएफ का एग्ज़ाम कराती है, ये असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट का। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स है जो हमारे इंडिया में, जैसे सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, या सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स। जो आपने देखा होगा मेट्रो वगैरह पे जो पुलिस तैनात रहती है वो सीआईएसएफ होती है। या आपका बीएसएफ हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात रहती है। इनके डीएसपी के रैंक के असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट का एग्ज़ाम भी यही कराती है यूपीएससी। या आपका सीडीएस हो गया, सीडीएस का एग्ज़ाम भी यही कराती है यूपीएससी। और मेन एग्ज़ाम हमारा जो हम इसमें पढ़ रहे हैं नॉन टेक्निकल, जैसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम। सिविल सर्विस एग्ज़ाम है जो, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है साल में एक बार। ये सब भी लगभग साल में एक ही बार कंडक्ट किए जाते हैं, टेक्निकल भी और ये भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का भी। इसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इन समेत लगभग इसमें 24 पोस्ट होती हैं। 24 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ए ग्रुप की पोस्ट होती है और कुछ बी ग्रुप की गजेटेड पोस्ट होती हैं। आईएएस मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो डिस्ट्रिक्ट में बनता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है आपका, या किसी डिस्ट्रिक्ट में या कहीं दूसरे स्टेट में उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जगह पे डेप्यूटी कमिश्नर भी बोलते हैं, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। आईपीएस आपका इंडियन पुलिस सर्विस बनता है आपका एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी से बड़ा होता है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी। आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जैसे दिल्ली के अभी सीएम है जो अरविंद केजरीवाल जी, वो आईआरएस थे पहले, उन्होंने रिटायर के बाद, अपना रिजाइन देने के बाद नेता बन गए। तो ऐसी सर्विस है 24। जैसे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस भी इसमें है। इस साल एग्ज़ाम जो निकला है प्री का नोटिफिकेशन, वो फरवरी में आया, और उसका अभी नोटिफिकेशन अप्लाई करने के जो टाइम पीरियड था आपको अप्लाई करने का रिक्रूटमेंट के लिए, वो ख़त्म हो चुका है। साल में एक बार ही निकलता है और 3 फेज़ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। अब पहले इसके जानते हैं 3 फेज़ में कितने एग्ज़ाम होते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम की आईएएस आईपीएस की बेसिक लेवल से तैयारी कैसे की जा सकती है। पहला लेवल है प्री का, शॉर्टकट में प्री बोलते हैं या प्रीलिम बोलते हैं, या प्रीलिम्स या प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, प्रारंभिक परीक्षा। फर्स्ट फेज़ ये हुआ। सेकंड फेज़ हो गया मेंस का, मेंस एग्ज़ाम होता है। फिर थर्ड फेज़ होता है इंटरव्यू का, ये थर्ड फेज़ है इंटरव्यू का। तो पहले फेज़ में जो एग्ज़ाम होते हैं प्रिलिमिनरी, ये एक दिन एग्ज़ाम होते हैं और 2 एग्ज़ाम होते हैं इसके, सुबह और शाम की, ये जो होती है मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में, उसमें होते हैं। एक एग्ज़ाम होता है जीएस पेपर 1। ये पेपर 1 जो होता है, इसमें आपका आता है, इसका सिलेबस डिफाइन किया गया है। वैसे तो इसका सिलेबस डिफाइन किया गया है, लेकिन भाई साहब बहुत ही वास्ट है ये। इसमें आपका सारा आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमी, साइंस, ये सब कुछ आता है, पूछा जाता है इसमें जीएस में, जनरल स्टडीज़ बोला जाता है इसको। और एक पेपर जीएस पेपर 1 हो गया। दूसरा पेपर उसी दिन होता है इसका, जीएस पेपर 2 के नाम से जानते हैं, या सी सेट बोलते हैं उसे, सी सेट के नाम से, ये सी सेट बोला जाता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। जीएस पेपर 2 होता है, इसमें
कॉम्प्रीहेंशन आता है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आता है आपका, या हिंदी में भी रहता है, हिंदी भाषा में भी दे सकते हो या कोई भी भाषा में। जो हमारे 22 शेड्यूल भाषा हैं, 8th शेड्यूल में हमारे संविधान में, किसी भी भाषा में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसमें इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन भी होते हैं या हिंदी में भी होते हैं, और आपका थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग टाइप कुछ होता है इसमें, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। सी सेट जो होता है जीएस पेपर 2, ये जीएस पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ये 200 नंबर का होता है, 80 इसमें क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं। इनमें से सिर्फ 66 मार्क्स लेके आने होते हैं। जब पहला पेपर तभी चेक होगा जब दूसरे पेपर में आप पास हो, यानी कि जीएस पेपर 2 सी सेट में जब आप पास हो, 66 नंबर लेके आ रहे हो, तभी आपका दूसरा पेपर होने के बाद पहला पेपर चेक होगा, जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 से आपकी इसमें रैंक बनती है, रैंक तो नहीं बनती प्रीलिम में, क्वालिफाइंग होते हैं आप मेंस देने के लिए, क्योंकि कट ऑफ इससे डिफाइन होती है। जो एवरेज मार्क्स आते हैं कट ऑफ, वो जीएस पेपर 1 के हिसाब से जाती है कट ऑफ, और लगभग इसकी 100 के अराउंड कट ऑफ जाती है जीएस पेपर 1 की। फिर प्रीलिम में आप पास हो गए, उसके 3 से 3.5 महीने के बाद मेंस एग्जाम होता है। मेंस में जो सेकंड फेज है, मेंस में 9 एग्जाम होते हैं टोटल। एक तो आपका इंग्लिश का पेपर होगा जो कंपलसरी है, ये पास करना ही करना है, ये भी क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते। दूसरा आपका एक लैंग्वेज का पेपर होता है। लैंग्वेज के पेपर में आप जो हमारे 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं दी हुई हैं संविधान में, 8वें शेड्यूल में 22 भाषा में से कोई सी एग्जाम में कोई सी भाषा चूज कर सकते हो, आप किसी भी भाषा में एग्जाम दे सकते हो, हिंदी या उड़िया या बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई भी भाषा चूज कर सकते हो आप, उसमें दे सकते हो एग्जाम। कंपलसरी होता है, ये भी पास करना होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं हिंदी और इंग्लिश, ये 2 एग्जाम हो गए। फिर आपके 4 एग्जाम होते हैं, 4 एग्जाम होते हैं आपके, 3, 4, 5, 6, 4 एग्जाम हो गए आपके जीएस के, जनरल स्टडीज़ के, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। इनमें सिलेबस डिफाइन है। आपका पहला पेपर होगा जीएस पेपर 1 का, इसमें ज्योग्राफी और आपका हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, साइंस, आर्ट, कल्चर, आपका सोसाइटी, ये आता है। जीएस पेपर 2 में आपका पॉलिटी और गवर्नेंस, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, साइंस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब कुछ आता है। इन्वायरमेंट में इसमें आता है जीएस पेपर 3 में, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी एक टॉपिक है इसमें। और फोर्थ पेपर होता है आपका एथिक्स का, जीएस पेपर 4, ये है आपका एथिक्स का, इसका भी सिलेबस डिफाइन है। जो इस साल का नोटिफिकेशन आया है यूपीएससी की साइट पे मिल जाएगा आपको, यूपीएससी गूगल पे डालोगे तो उस पर सबसे पहली साइट आएगी upsc.gov.in, उस पर जाके आप सिलेबस देख सकते हो। वहाँ पे जो इस साल का नोटिफिकेशन निकला है वो डाउनलोड कर लोगे तो सिलेबस उसमें सारा लिखा हुआ है। तो ये 4 और 2 6 पेपर हो गए, जीएस के पेपर हो गए 4 और 2 लैंग्वेज के पेपर। फिर आपका एक पेपर होता है एसए का, कितने हो गए 7 पेपर, एसए का निबंध लिखना होता है। ये जो पेपर होता है एसए का, ये 250 मार्क्स का होता है, 2 एसए होते हैं इसमें, 125 के 2 एसए लिखने होते हैं। 3 घंटे का टाइम होता है मेंस के पेपर में, सारे पेपर कोई सा भी 3 घंटे का। ये सारे पेपर जो लैंग्वेज के, इंग्लिश के क्वालिफाइंग होते हैं, 300 नंबर के लगभग होते हैं, इनमें क्वालिफाइंग मार्क्स लेके लाने होते हैं 100 नंबर। जो जीएस पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं जो, वो 250 नंबर के होते हैं, यानी कि ये जुड़ते हैं मार्क्स मेंस के 250 नंबर वाले। प्रीलिम के मार्क्स रैंकिंग में नहीं जोड़े जाते, सिर्फ मेंस के और इंटरव्यू के जोड़े जाते हैं। तो ये 250 मार्क्स के 4 पेपर हो गए 1000 नंबर के, और एक एसए हो गया 250 नंबर का, टोटल हो गए 1250। फिर 7 पेपर हो गए टोटल। फिर 8वां और 9वां पेपर ये होते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक चूज करना पड़ता है। कोई भी आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो, कोई भी पेपर आप, इसमें लिस्ट दी हुई है यूपीएससी अपने जब नोटिफिकेशन निकालता है तो बहुत सारे सब्जेक्ट की लिस्ट है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, कोई सा भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कुछ भी ले सकते हो। कोई भी आप बीटेक का सब्जेक्ट ले सकते हो, किसी ने बीटेक किया है, कोई भी सोशोलॉजी का ले सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी का ले सकते हो, साइकोलॉजी का ले सकते हो, फिलॉसफी का ले सकते हो, कुछ भी सब्जेक्ट चूज करके एक, या कोई लिटरेचर ले सकते हो, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, कोई भी भाषा का लिटरेचर ले सकते हो आप, ऑप्शनल में चूज कर सकते हो। इसके 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, 250 नंबर के। तो ये टोटल कितने हो गए 500, और वो 1250 पहले हो गए, तो टोटल हो गए ये लगभग 1750, 1750 हो गए मेंस पेपर, 1750। फिर जब इसमें पास हो जाता है बंदा, तीसरे फेज में जाता है, वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू होगा आपका 275 नंबर का।
ये 1750 और 275 टोटल कितने हो गए, ये हो गए आपके 5 2 7 2 9 0 और 2, 2025 नंबर का टोटल होता है मेंस और इंटरव्यू मिला के। अब इसमें से रैंकिंग बनती है आपकी, जनरली देखो 50% के अराउंड ही नंबर लेके आता है, वो टॉप कर जाता है। तो ये एग्जाम होता है, ये टोटल प्रोसेस है। अब इसमें बेसिक लेवल से तैयारी कहाँ से शुरू करें हम, देखो बेसिक लेवल से सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी बुक ही आती हैं, एनसीईआरटी बुक आती हैं जो आप जिस भी भाषा में लेने चाहो, एनसीईआरटी ये मिल जाएंगे आपको हिंदी इंग्लिश भाषा में। तो ये एनसीईआरटी सबसे पहले आपको 6 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी होती है हर एक सब्जेक्ट की। जैसे कौन कौन से, हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका हो गया इकोनॉमी, इकोनॉमी आपका 9th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। ज्योग्राफी की आपको 6 से 12 तक पढ़नी होती है, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी ये 6 से 12 पढ़नी होती है। न्यू एनसीईआरटी पढ़ लो, सिर्फ न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ न्यू एनसीईआरटी पढ़ लो। नई एनसीईआरटी इनकी जेरोक्स मिल जाती है कॉपी दिल्ली में, या आप अब तो ऑनलाइन भी मिल जाता है, अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो आप, ऑनलाइन भी मिल जाती है। आपका ये पेपर हो गए। एक बचा साइंस, साइंस की 6 से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ लो, वही काफ़ी है। एक बचा आपका ये इकोनॉमी हो गया। एक इन्वायरमेंट बचा, इन्वायरमेंट के लिए आप देखो ये भी एनसीईआरटी से ही कवर हो जाता है, इसकी 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी होती है, उससे आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, वरना इसको आप एनसीईआरटी ना भी पढ़ो तो ये न्यूज़पेपर से ही कवर हो जाता है, न्यूज़पेपर से। एक न्यूज़पेपर आप कोई सा भी पढ़ लो, इंग्लिश का पढ़ना चाहते हो तो द हिंदू पढ़ लो, द हिंदू। और अगर इंग्लिश के बजाय आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो या अपनी कोई भी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो किसी में भी। अगर हिंदी भाषा का पढ़ना है तो आपको दैनिक जागरण पढ़ सकते हो, इसका राष्ट्रीय संस्करण आता है, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण वो पढ़ सकते हो, या जनसत्ता पढ़ सकते हो, जनसत्ता आता है हिंदी में, या द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो आप। इनके एडिटोरियल पार्ट आते हैं जो संपादकीय, जो बीच वाला पेज होता है बड़ा बड़ा सा लिखा होता है जिसमें न्यूज, वो जरूर पढ़ना होता है, वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्रीलिम्स के लिए भी। तो ये हो गया बेसिक, आप इनसे कवर करोगे, एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर ये करोगे करोगे। फिर एक मेन काम बचता है आपका लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जरूर एनालाइज करो, 10 नहीं तो 20 ईयर के, अगर 20 के ना हो सके तो कम से कम 10 ईयर के, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी, ये जरूर एनालिसिस करो। आपको ये पता लग जाएगा कि सिलेबस जो जहाँ से पूछता है यूपीएससी क्वेश्चन, मेनली कौन सा सिलेबस है, कौन से चैप्टर हैं, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, किस सब्जेक्ट में कौन से हैं, वो कहाँ से कवर करता है ज़्यादा, तो ये जरूर एनालाइज करो आप। ज़्यादातर करंट अफेयर से रहते हैं आप, तो करंट अफेयर जरूर कंप्लीट करो। करंट अफेयर के इसलिए रहते हैं ज़्यादातर, देखो जो हिस्ट्री पॉलिटी के सब्जेक्ट भी रहते हैं ना, वो जो न्यूज़ में टॉपिक रहे होते हैं वो नहीं से पूछता है, तो वो भी एक तरह से करंट अफेयर का हो गया। तो करंट अफेयर तो आप जरूर ही कंप्लीट करो। उसके लिए आप इस लेक्चर पे लेक्चर देख सकते हो, इस मतलब चैनल पे लेक्चर देख सकते हो आप, सिंपल सीएससी चैनल पे। तो यही बेसिक तैयारी आप, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको बुक खरीदनी है तो देखो पॉलिटी के लिए एक बुक खरीद सकते हो लक्ष्मीकांत की, लक्ष्मीकांत इनफ है, एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत। हिस्ट्री के लिए कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी, हिस्ट्री के लिए सिर्फ एनसीईआरटी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इकोनॉमी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बजट आता है और सर्वे आता है, उसको आप पढ़ सकते हो, उसको भी पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो न्यूज़पेपर 10-15 दिन के न्यूज़पेपर से कंप्लीट हो जाता है, उसके बारे में एडिटोरियल आते रहते हैं, उसी से कंप्लीट हो जाता है। साइंस के लिए और कुछ नहीं खरीदना आपको, ज्योग्राफी के लिए कुछ भी नहीं खरीदना, सिर्फ एनसीईआरटी, कुछ भी नहीं, और एनसीईआरटी और आपका न्यूज़पेपर उनसे ही कवर हो जाएगा। इन्वायरमेंट आपका न्यूज़पेपर से हो जाएगा, साइंस एंड टेक आपका न्यूज़पेपर से हो जाएगा, और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट सारा न्यूज़पेपर से हो जाएगा। अब रहा बात एथिक्स की, जीएस पेपर 4 कैसे कंप्लीट करें। जीएस पेपर 4 सिर्फ लास्ट आपके 2012 से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, 2012 से अब तक के क्वेश्चन पेपर आप रट्टे मार लो भाई सब मेंस के, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। चाहे केस स्टडी हो, चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन आता हो स्टैटिक या किसी भी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हो, वो आप कंप्लीट कर लें। और एसए के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, एनसीईआरटी और आपका न्यूज़पेपर से ही हो जाता है, न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी, उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना होता। सिर्फ सप्ते में एक एसए आप लिख के देखो, एसए कैसे लिखना होता है, उसके लिए कुछ कोटेशन याद कर लो कि जिससे भी एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा से, तो उसके लिए कोई महान आदमी की, जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद की कही हुई कोई बात है, स्टेटमेंट है, कोटेशन, वो डाल दो बीच बीच में, और एग्जाम्पल दो। ज़्यादा आपको एग्जाम्पल देने होते हैं, उदाहरण, जितने आप एग्जाम्पल दे सको उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में
ऐसे में टॉपिक पूछा गया है। जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल दोगे उतने आपके अच्छे नंबर आएंगे। एग्जाम्पल से प्रूव करो, हवा में बात मत करो। कुछ भी पूछा, मान लो पॉवर्टी से कोई आ गया तो उसके एग्जाम्पल दो आप, रियल लाइफ के, या कोई रिपोर्ट दो, जैसे ग्लोबल हंगर रिपोर्ट है वो रिपोर्ट दो, ऐसे रिपोर्ट दो, एग्जाम्पल देके आप समझाओ वो बात, तो इससे ज़्यादा नंबर मिलेंगे आपको। तो यही सारी तैयारी है उसकी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और हाँ, एजुकेशन कितनी रिक्वायरमेंट है इसके लिए? एजुकेशन सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिग्री में किया हुआ है, चाहे आपने बीए किया हुआ है, चाहे बीकॉम किया हुआ है, चाहे बीटेक किया हुआ है, चाहे आपने एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री की हुई है, कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स किया हुआ है, ये एलिजिबिलिटी है यूपीएससी का एग्ज़ाम देने की, सिविल सर्विस के लिए। और इसके लिए अटेम्प्ट कितने होते हैं, कितनी बार आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो? इसके लिए अटेम्प्ट होते हैं, जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए होते हैं 6 अटेम्प्ट। और एज कितनी होती है? एज होती है 21 साल से लेकर 32 ईयर तक जनरल के लिए। और ओबीसी के लिए होता है 3 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिलते हैं उन्हें, उनके लिए 9 अटेम्प्ट मिलते हैं, 9 अटेम्प्ट हो जाते हैं उनके लिए। और एज भी 3 साल एक्स्ट्रा मिलती है, 21 से 35 ईयर, 35 साल तक। और एससी के लिए 2 साल एक्स्ट्रा एज और मिलती है, 21 से 37 ईयर तक। और एससी एसटी दोनों के लिए, और इनके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट काउंट नहीं होते एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। और फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह वो सब क्राइटेरिया कैटेगरी के हिसाब से आते हैं। और आपके जो रिटायर्ड गवर्नमेंट अफसर होते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन होते हैं, उनके लिए भी क्राइटेरिया है एज में रिक्वायरमेंट, यानी कि जो उनकी होती है थोड़ी एक्स्ट्रा होती है। तो यही था इसके बारे में, यूपीएससी के बारे में।